हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रॉन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग इस क्लास में जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे डे टू डे लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम लोग हिंदी में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। ये जो फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, ये हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं। और ये कौन कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं? समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, धार्मिक उपासना का अधिकार क्या है, ये सब के सब जो है फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। इसके बारे में जो है हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मूल अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। मूल अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो मूल अधिकार कहिए या मौलिक अधिकार कहिए, तो कहीं कहीं क्या होता है कि मूल अधिकार भी लिखा रहता है, कहीं कहीं आपको मौलिक अधिकार भी देगा। इस सब का मतलब एक ही होता है, ध्यान में रखिएगा। मूल अधिकार कहिए या मौलिक अधिकार कहिए, दोनों क्या है, एक ही है। और इसको इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब यह क्वेश्चन हो रहा है कि यह फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, किसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहेंगे और यह हमें संविधान में क्यों दिया गया है? तो कहता है संविधान में दिए गए वे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक कहने का मतलब है जिसमें सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक और नैतिक जिसमें आध्यात्मिक या धार्मिक विकास के लिए जरूरी हो, मूल अधिकार कहलाता है। कहने का मतलब है, अगर आप सबको क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल अधिकार किसे कहेंगे, तो इसका आंसर होगा संविधान में दिए गए वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के भौतिक के अंतर्गत सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है और नैतिक जिसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विकास के लिए जरूरी हो, मूल अधिकार कहलाता है। कहने का मतलब है कि संविधान हमें ये जो फंडामेंटल राइट्स दिया है ताकि उस देश के जो निवासी हो, उस देश के जो व्यक्ति हो, उसका भौतिक विकास हो सके। मतलब भौतिक कहने का मतलब है वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से परिपूर्ण हो सके, साथ ही उसके अंदर नैतिक विकास भी हो। नैतिक विकास में आपको आध्यात्मिक विकास है, धार्मिक विकास हो। इन सभी विकासों के लिए जो है संविधान में फंडामेंटल राइट्स देता है, मूल अधिकार देता है। ठीक है, यह जो मौलिक अधिकार होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है मूल अधिकार। मूल का मतलब होता है बेस, रूट, जड़। कहने का मतलब है कि किसी भी देश के नागरिक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ताकि उस देश के नागरिक का जो है विकास हो सके, उसका जो है डेवलपमेंट हो सके। इसीलिए इसका नाम मूल अधिकार भी दिया गया है। कहा जा रहा है कि मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार पत्र से, जिसको इंग्लिश में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, से लिया गया है। कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश का जो मूल अधिकार है वो कहां से लिया गया है। तो हमारे देश का जो मूल अधिकार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार पत्र, जिसको इंग्लिश में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, से लिया गया है। ठीक है, हमारे देश का जो भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है और भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। संविधान का जो भाग 3 है उसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या इसी को हम लोग भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं। तो कहीं कहीं क्या होगा कि एग्जाम में जो है मैग्ना कार्टा दिया रहेगा या कहीं कहीं आपको अधिकार पत्र दिया रहेगा। तो अभी तक जो हम लोग इस क्लास में पढ़े, क्या पढ़े? मूल अधिकार किसे कहते हैं? तो कहा जा रहा है कि संविधान में दिए गए वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए जरूरी हो, मूल अधिकार कहलाता है। हमारे देश का जो मूल अधिकार है वह अमेरिकी संविधान के मूल अधिकार से लिया गया है। और वो कहां से लिया गया है? अधिकार पत्र से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है, जिसको इंग्लिश में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं।
कहा जा रहा है भारतीय संविधान के जो भाग 3 में जो है मूल अधिकार का वर्णन है, और कहां से कहां तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक वर्णित है। उसके बाद भाग 3 को जो है, मतलब भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसका हिंदी में अगर कहें तो भारत का अधिकार पत्र भी उसे हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आइए जो है इससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। तो अभी तक जो हम लोग इस क्लास में पढ़े हैं 3-4 इसके इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ठीक है, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस मैग्ना कार्टा कहने का क्या मतलब है। मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, आइए इसके इतिहास को देखते हैं। तो ये जो मैग्ना कार्टा है, यह जो मैग्ना कार्टा है, यह जो मैग्ना कार्टा है, यह क्या है? अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। अधिकारों का यह क्या है? घोषणा पत्र है, जो इंग्लैंड के किंग, जो इंग्लैंड के किंग जो थे, राजा थे, जिनका नाम था जॉन द्वारा, जो इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा कब 1215 में सामंतों के दबाव में, दबाव में जारी किया गया था, जारी किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जारी किया गया। यह जो मैग्ना कार्टा है, नागरिकों के कर दीजिए, नागरिकों के अधिकार से संबंधित, पहला लिखित पत्र था। कौन? यह जो मैग्ना कार्टा है। देखिए मैग्ना कार्टा कह रहा है कि मैग्ना कार्टा क्या है? तो अधिकारों का एक घोषणा पत्र था जो इंग्लैंड के किंग थे जॉन, उनके द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में यह जारी किया गया था। ऑफिशियली जो है नागरिकों के अधिकार से संबंधित यह पहला लिखित पत्र था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसमें एक और पॉइंट आगे ऐड कर सकते हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान में मूल अधिकार को
मूल अधिकार को जगह दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रांस जो है अपने संविधान में मूल अधिकार को कब जोड़ा है भाई? 1789 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, इससे संबंधित एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में, कहने का मतलब है जिस समय संविधान लिखा गया, भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार, भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार 7 थे। कितने थे भाई? 7। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। कहने का मतलब है, इसको एक बार फिर से रिकॉल कर ले। मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा जो है अधिकारों का एक घोषणा पत्र है, जो 1215 में इंग्लैंड के जो किंग थे जॉन, उनके द्वारा जो है यह जारी किया गया था। किसके दबाव में? सामंतों के दबाव में। और ऑफिशियली जो मैग्ना कार्टा है, यह पहला लिखित पत्र माना जाता है। कौन? मैग्ना कार्टा। कब जारी किया गया? 1215 में। किसके द्वारा? इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा। किसके दबाव में? सामंतों के दबाव में। समझ में आ गया? तो मैग्ना कार्टा क्या है? अधिकारों का घोषणा पत्र है। कह रहा है कि 1789 में जो है फ्रांस जो है अपने संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया था, मूल अधिकार को जगह दिया था। तो यहां से ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1789 में कौन सा देश अपने मूल अधिकार को सम्मिलित किया संविधान में? तो आंसर होगा फ्रांस। आंसर होगा फ्रांस। 1789 में फ्रांस किस चीज को अपने संविधान में जगह दिया? तो मूल अधिकार को। मतलब इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। हमारा जो भारतीय संविधान है, जब भारतीय संविधान जब हमारा लागू हुआ था शुरू में, तो उस संविधान में जो है मूल अधिकार 7 बताए गए थे। मूल अधिकार कितने लिखे गए थे? 7 लिखे गए थे। लेकिन अभी वर्तमान में ये 6 मूल अधिकार हैं। तो आइए सबको देख लेते हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं इस क्लास में, क्या क्या पढ़े हैं? कि संविधान जो है, मूल अधिकार जो है किसी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी होता है। और हमारे देश का जो मूल अधिकार है, अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स है वहां से लिया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो है इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा जो है लिखित ये पहला घोषणा पत्र है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखे हैं। हमने देखा कि भारतीय संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। कहा जा रहा है यह 6 क्यों है? तो 44वें, अभी वर्तमान में कितने मूल अधिकार है भाई? फंडामेंटल राइट्स तो 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या हो गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या हो गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 19 का 1 का च व अनुच्छेद 31 से
हटाकर 31 से हटाकर भाग 31 से हटाकर भाग 12 भाग 12 के अनुच्छेद भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट को लिख लेते हैं तो फिर हम डिस्कस करते हैं। संविधान हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब भारतीय संविधान की हम चर्चा कर रहे हैं भाई। संविधान के भाग 3 को न्यायालय द्वारा संरक्षा प्राप्त है। कहने का मतलब है सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। यह हमें मूल अधिकार, यह शक्ति देता है, पावर देता है। आइए देख ले, तो आपको हमने क्या बताया कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उस समय हमारे मूल अधिकार कितने थे? 7। लेकिन अभी वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6। क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया? संपत्ति का अधिकार जो हमारा पहले मूल अधिकार था, उसको वहां जो संपत्ति का अधिकार क्या था? हमारा पहले मूल अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया? जो पहले अनुच्छेद 1 के च में और अनुच्छेद 31 में था, उसको वहां से हटा दिया गया और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क में सम्मिलित कर दिया गया और कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो पहले हमारा मूल अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बनाया गया? तो इसका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। यह जो संपत्ति का अधिकार था पहले हमारा मूल अधिकार होता था, जो अनुच्छेद 19 के 1 के च में और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, लेकिन उसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा और इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार बना के रख दिया गया। ठीक है, यह जो संविधान का भाग 3 है, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, तो संविधान के भाग 3 को न्यायालय द्वारा संरक्षा प्राप्त है। कहने का मतलब है कि भाग 3 में ही हमारा मूल अधिकार है, तो इसको कोर्ट द्वारा जो है, न्यायालय द्वारा जो है सुरक्षा दिया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा नियम, ऐसा कोई नीति सरकार का जो व्यक्ति के अधिकार को डिस्टर्ब करता हो, तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो इसका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। कहाँ रख दिया गया? संविधान के भाग 12 में 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाकर। ठीक है, आइए कुछ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो हम लोग जो मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, अब यह है कि यह मूल अधिकार का क्या क्या विशेषता है।
मूल अधिकार का क्या क्या विशेषता है, विशेषता जानना बहुत जरूरी है। यह जो मूल अधिकार है, हाँ, यह इसका क्या क्या खासियत है, मूल अधिकार का क्या क्या विशेषता है। तो पहला है अधिकार हनन पर। अधिकार हनन, हनन का मतलब होता है कि आपके अधिकार को कोई डिस्टर्ब करे, कम करे, छीन ले, तो अधिकार हनन पर आप क्या कर सकते हैं, अधिकार हनन पर कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। अधिकार हनन पर आप क्या कर सकते हैं भाई, कोर्ट जा सकते हैं, पहला विशेषता है। दूसरा क्या इसका विशेषता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे सुरक्षा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे संरक्षा प्राप्त है, मतलब सुरक्षा प्राप्त है। किसको, मूल अधिकार को। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं आप इसमें, तीसरा क्या कर सकते हैं, राज्य के खिलाफ व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति को अधिकार है, व्यक्ति को अधिकार है। कहने का मतलब है कि अगर कोई सरकार कोई ऐसा नियम कानून बनाए जो व्यक्ति के खिलाफ हो तो आप कोर्ट कचहरी जा सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मूल अधिकार असीमित है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यह असीमित नहीं है। देखिए ये जो विशेषता देख रहे हैं, मूल अधिकार हनन पे आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे सुरक्षा प्राप्त है, राज्य के खिलाफ व्यक्ति को यह अधिकार देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूल अधिकार जो है असीमित है, नहीं, इसकी भी सीमाएं हैं, इसकी भी क्या है, सीमाएं हैं। तो इसके लिए क्या है कि सरकार को लगता है कि यह जो है अधिकार है व्यक्ति के लिए फायदेमंद होगा या ये अधिकार व्यक्ति के लिए फायदेमंद नहीं है, तो इसका वो डिस्कशन करके इस मूल अधिकार में कमोबेश कर सकती है, मूल अधिकार को घटा बढ़ा सकती है। जैसे पहले संविधान निर्माण जब वो उस समय मूल अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 हैं। तो संविधान निर्माण के समय जो 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, उसमें संपत्ति के अधिकार को लगा कि यह मूल अधिकार की कैटेगरी में नहीं रहना चाहिए, तो उसको हटा दिया गया। ठीक है। तो ये, लेकिन मूल अधिकार को क्या है, मूल अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो आप उस कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसे सुरक्षा प्रदान करता है, राज्य के खिलाफ यह व्यक्ति को अधिकार देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए कुछ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। आइए कुछ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 है। यह अनुच्छेद 368 क्या है, आइए देख ले। अनुच्छेद 368 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 क्या है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सरकार जो है अनुच्छेद 368 का उपयोग करके मूल अधिकार को घटा बढ़ा सकती है, मूल अधिकार को कम या ज्यादा कर सकती है, कम या ज्यादा कर सकती है। समझ रहे हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 368 द्वारा जो है सरकार जो मूल अधिकार को कम या ज्यादा कर सकती है। ठीक है। अब ये जो मूल अधिकार का जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आइए इसके कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। कह रहा है जैसे राष्ट्रीय आपात है, जैसे राष्ट्रीय आपात जो होता है वो उसका चर्चा जो है अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपात का चर्चा कहाँ है भाई, अनुच्छेद 352 में है। तो जब देश में राष्ट्रीय आपात लगता है तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे जो मूल अधिकार है, जिसमें
जिसमें अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, जिसमें अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी समाप्त हो जाते हैं। सभी समाप्त हो जाते हैं। समाप्त का मतलब है खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। समझिए इस पॉइंट को। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार का विशेषता में क्या देखे हैं कि मूल अधिकार का विशेषता है कि अधिकार होने पे आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे संरक्षण प्राप्त है, राज्य के खिलाफ व्यक्ति को यह अधिकार देता है। मूल अधिकार, इसका मतलब यह नहीं कि मूल अधिकार आपका असीमित है, नहीं, मूल अधिकार को भी कम बेस किया जा सकता है। तो मूल अधिकार को जो कम बेस है वह अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपात लग जाए, और राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 द्वारा लगता है। राष्ट्रीय आपात किसके द्वारा लगता है? अनुच्छेद 352 के द्वारा लगता है। हम लोग जो है जब अनुच्छेद ये सब पढ़ेंगे तो इस सब का चर्चा करेंगे, अभी हम लोग मूल अधिकार को सिर्फ फोकस कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 के द्वारा लगता है। तो कहता है कि जब देश में राष्ट्रीय आपात लगता है ना, जब देश में राष्ट्रीय आपात लगता है तो मूल अधिकार जो होता है, जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 है, तो मूल अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी जो अनुच्छेद, मूल अधिकार के जो अनुच्छेद होते हैं, अधिकार होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। समझिए इस पॉइंट को। जब राष्ट्रीय आपात लगता है, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद द्वारा लगता है? 352 द्वारा। तो जब देश में राष्ट्रीय आपात लगेगा, उस कंडीशन में क्या होता है कि मूल अधिकार का अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाद बाकी जितने भी मूल अधिकार के जो अनुच्छेद होते हैं वह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। कब? जब देश में राष्ट्रीय आपात लगता है तब। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रीय आपात लगता है, किस अनुच्छेद द्वारा मूल अधिकार को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। जब देश में राष्ट्रीय आपात लगता है तो कौन कौन से मूल अधिकार जो है, कौन कौन से मूल अधिकार के अनुच्छेद समाप्त नहीं होते हैं और कौन कौन से समाप्त हो जाते हैं। तो ये सब संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, निलंबन से संबंधित बहुत सारे वर्णन जो है, मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित, मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित, मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित वर्णन जो है, आपको वर्णन कहाँ मिलेगा भाई? कहाँ मिलता है? अध्याय 16 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अध्याय 16 में मिलता है, 16 में मिलता है। अब यहाँ जो हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, ये मूल अधिकार आया कहाँ से है भाई? ये मूल अधिकार आया कहाँ से? तो देखिए, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। 1931 में क्या हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अभी पाकिस्तान में चला गया है। तो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना, हुआ था। 1931 में क्या हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में ये जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार पटेल किए थे। कौन किए थे भाई? सरदार पटेल किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, उनका पूरा नाम है। तो सरदार पटेल किए थे। तो इसी कराची अधिवेशन में क्या हुआ था? मूल अधिकार का मांग किया गया था। किसका मांग किया गया था? मूल अधिकार का। यह भी इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार का मांग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार का मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ठीक है, और इसका जो प्रारूप है, मूल अधिकार का जो प्रारूप था
मूल अधिकार का जो प्रारूप था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने, ये जो मूल अधिकार का जो प्रारूप था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाया गया था। ये भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारे देश का जो मूल अधिकार था इसका प्रारूप किसने बनाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए थे। या किस अधिवेशन में मांग हुआ था इसका, तो 1931 के कराची अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ठीक है। अब ये जो मूल अधिकार जो है, यह जो हमारा मूल अधिकार है, जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। आइए उसको बारी बारी से देख लेते हैं। यह जो मूल अधिकार है जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है, आइए इसको हम बारी बारी से देखते हैं कि हमारे मूल अधिकार का अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 16, 17, 18, इस तरह से 35 तक जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, उन सभी अनुच्छेद का क्या मतलब होता है हम लोग बारी बारी से इस क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मूल अधिकार का मांग किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1931 के कराची अधिवेशन में हुआ था। उस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री भी बने थे। और उन्हीं के समय में जो है बहुत सारे राज्य रजवाड़ों का जो है भारत में विलय किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहते हैं। ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, जिन्होंने क्या किया था, मूल अधिकार का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है। तो अनुच्छेद आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 को देखते हैं। देखिए पहले थोड़ा सभी अनुच्छेद का हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद सबको हम लोग जो है क्या करेंगे, बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद 12 जो है वह राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 12 क्या करता है, राज्य की परिभाषा बताता है। चूंकि हमारा प्रस्तावना हर चीज जो है ना राज्य से ही शुरू होता है, तो राज्य की परिभाषा में जैसे भारत की सरकार व संसद है, राज्य की सरकारें हैं। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या आ जाएगा भाई, भारत की सरकार, ये संसद और क्या जाएगा भाई, राज्यों के सरकार हैं, स्टेट के जो गवर्नमेंट्स होते हैं, राज्यों के सरकार, विधानमंडल स्थानीय स्तर पर भी तो होती है, स्थानीय स्तर के प्राधिकारी। मतलब कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 12 जो है हमें राज्य की परिभाषा देता है, राज्य की परिभाषा देता है। आइए देख ले अनुच्छेद 13 क्या बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको जो है हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले देख ले कि जो हम लोग मूल अधिकार 12 से 35 तक कह रहे हैं किसमें क्या क्या है, थोड़ा पहले इसको बेसिक जानकारी ले लें, उसके बाद जो है ना इसको हम लोग डीपली रीड करेंगे। तो अनुच्छेद 13 जो है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मूल अधिकार से असंगत, मूल अधिकार से असंगत अधिकारों का
अधिकारों का अल्पीकरण। अल्पीकरण, देखिए अल्पीकरण का मतलब छोटा होता है। अभी अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, तो संविधान का निर्माण और इसमें मूल अधिकार जब सम्मिलित हुए, इससे पहले भी बहुत सारे अधिकार हमारे देश में चलते थे। तो उन सभी अनुच्छेदों, उन सभी जो संविधान निर्माण और मूल अधिकार के लागू होने से पहले जो हमारे देश में अधिकार चलते थे, उनका अल्पीकरण से, जैसे बहुत सारे उसमें अधिकार ऐसे थे जो मूल अधिकार से असंगत थे, तो उन सभी अधिकारों का अल्पीकरण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 13 है हमारा। ठीक है, आइए अनुच्छेद 14 के बारे में थोड़ा बहुत देख लें। सबका अभी जो हम लोग बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इसको हम लोग डीपली रीड करेंगे। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता। समानता का मतलब बराबरी होता है। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि हम लोग विधि के समक्ष क्या है? समान है, बराबर है, एक जैसे हैं। ठीक है ना? अनुच्छेद 14 हमें यह बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है भाई? इस सब को जो बड़ा डीपली रीड करेंगे, इसके बहुत सारे अपवाद हैं। सभी अनुच्छेद में कुछ ना कुछ अपवाद भी हैं, तो ये सब भी जानना जरूरी है, क्योंकि अपवाद से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम लोग थोड़ा बेसिक देख रहे हैं। 15 क्या है? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? क्या अधिकार है? धर्म, मूल, वंश, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जाति, लिंग तथा जाति, लिंग या कर दीजिए, या जन्म स्थान, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, के आधार पर भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध। देखिए अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। कहने का मतलब है कि आप किसी के साथ जो है धर्म हो, मूल वंश हो, जाति हो, लिंग हो, जन्म स्थान, इन सबों के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप भेदभाव करते हैं तो यह अनुच्छेद 15 का क्या है? हनन है, और इस स्थिति में वह व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 15 हमें क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध बताता है, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 16 क्या कहता है। तो यह जो अनुच्छेद जो दिए गए हैं, इसके हम लोग सिर्फ थोड़ा बहुत अभी बेसिक इन्फॉर्मेशंस को देख रहे हैं, और इसके आधार पर जो है हम लोग आगे इसको ब्रीफली रीड करेंगे, बहुत विस्तृत रूप से इन सबों को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद में बहुत सारे अपवाद भी हैं, और वह अपवाद से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद 16 को देखते हैं। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, कर दीजिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार। अवसर कर दीजिए, अवसर की समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? ये लिख लेते हैं, उसको समझाते हैं। अनुच्छेद 17,
अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। देखिए वन लीनियर जो एग्जाम होते हैं, एक दिन वाले जो एग्जाम होते हैं, उसमें ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे। बीपीएससी यूपीएससी से कोई भी तैयारी कीजिएगा तो वहां भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार है, ठीक है ना। अब इसे देख लीजिए, आइए देख लेते हैं इसको, जो है इसको आइए देखते हैं। कहता है अनुच्छेद 16 जो है, कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 16 में क्या करता है? बराबरी का अधिकार देता है, बराबरी का जो है अवसर देता है, मतलब सब किसी के लिए एक समान अवसर मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत है, मतलब छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक क्या है? समानता का अधिकार के बारे में मूल अधिकार में चर्चा किया गया है, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं? अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 देख चुके हैं। तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक क्या है? यह हमें समानता का अधिकार बताता है, ठीक है, कि हम लोग विधि के समक्ष सब कोई क्या है? समान है, बराबर हैं। अब आइए अनुच्छेद 19 को देखते हैं कि अनुच्छेद 19 हमें क्या बताता है। अनुच्छेद 19 हमें क्या बताता है? बहुत जरूरी है, पहले इसके हम लोग बेसिक देख लें कि कौन कौन सा अनुच्छेद हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, और उसके बाद हम लोग इसको जो है डीपली रीड करेंगे। अगला जो अनुच्छेद है वो कौन है भाई? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? सबको हम लोग डीपली रीड करेंगे, पहले इसको देख तो ले कि कौन कौन सा अनुच्छेद हमारे मूल अधिकार में आते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है भाई? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, ये देख लें। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, इसी में क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 21 एक प्रारंभिक शिक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसी में अनुच्छेद 21 का क जो है प्रारंभिक शिक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा ध्यान में रखिएगा। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का चर्चा है, स्वतंत्रता का अधिकार है भाई। और जिसे देख ले, कहता है अनुच्छेद 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, मतलब आपको बोलने उलने घूमने का आजादी देता है। कौन? अनुच्छेद 19। वहीं अनुच्छेद 20 क्या करता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपको यह संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और इसी में क्या है, अनुच्छेद 21 का क है जो हमें प्रारंभिक शिक्षा देता है। तो आपको एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 21 के क में मिलता है। अनुच्छेद 22 क्या करता है, हमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक जो है यह हमें स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार देता है। कौन? यह हमारा मूल अधिकार। ठीक है, आइए कुछ और इसके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को देखते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत क्या है, जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 23 कहता है मानव के बलात्, श्रम और दुर्व्यापार का प्रतिषेध है। मानव के बलात्, श्रम और दुर्व्यापार का क्या देता है, ये प्रतिषेध है। कौन? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 24 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मूल अधिकार से संबंधित। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। कौन? अनुच्छेद 24। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, विरुद्ध अधिकार है। तो
क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, आइए कुछ और इसके अनुच्छेद को देखें। जैसे अनुच्छेद 25, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 हमारा मूल अधिकार का क्या कहता है? कहता अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब धर्म को मानना, प्रचार प्रसार ये सब कहाँ है भाई? अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता कहने का मतलब है स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशेष धर्म के करों से संबंधित है, किसी विशेष धर्म के करों से संबंधित है। ठीक है ना? आइए इसके अनुच्छेद 28 को देख लें। अनुच्छेद 28 को देख लें। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 क्या कहता है भाई? कुछ शिक्षा संस्थानों में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना का अधिकार, ये हमें कौन देता है? अनुच्छेद 28 देता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि धर्म की स्वतंत्रता जो है, धर्म की स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ है? अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक है। अनुच्छेद 25 हमें क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 25 हमें कहता है कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्य का प्रबंधन कैसे करना उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी विशेष धर्म के करों से संबंधित है। ठीक है ना? दान पुण्य वगैरह करना अनुच्छेद 27 हमें बताता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा या उपासना का हमें अधिकार है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक जो है धार्मिक अधिकार दिए गए हैं। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 29 कौन सा अधिकार हमें देता है। अनुच्छेद 29 हमें कौन सा अधिकार देता है? अनुच्छेद 29 हमें कौन सा अधिकार देता है? तो यह जो है अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कहाँ मिलेगा? तो यह हमें अनुच्छेद 29 देता है। अनुच्छेद 30 में क्या है भाई? अनुच्छेद 30 में क्या है? अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थाओं का स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या करता है? शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार देता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार कौन देता है? तो हमें अनुच्छेद 29 और 30 देता है। ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या है? आइए देख लें। आप कहिएगा अनुच्छेद 31 क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि अनुच्छेद 31 जो है, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 33 क्या है? अनुच्छेद 33 क्या है भाई? अनुच्छेद 33 जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतर करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 क्या है? ये देख लें। अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना
विधि प्रवृत्त हो, विधि प्रवृत्त हो, विधि प्रवृत्त हो, तब इस भाग द्वारा, तब इस भाग द्वारा, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, प्रदत्त अधिकारों का, प्रदत्त अधिकारों का निबंधन। ठीक है, अनुच्छेद 35 क्या कहता है, इसको भी देख ही लें। तो अनुच्छेद 29 क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थान में जो है ना उसका स्थापना, प्रशासन, ये सब का दिया गया, इसीलिए 29 जो है शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों का अधिकार इसमें माना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 35 क्या कहता है ये देख लें। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 क्या कहता है, इस भाग के उपबंध, इस भाग के उपबंध, इस भाग के उपबंध, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, तो ये जो है अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 जो है हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलवादी को लागू होने में संसद की शक्ति बताता है। अनुच्छेद 34 क्या है, कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो, सेना का नियम लागू हो, तो इस भाग द्वारा जो है प्रदत्त अधिकारों का निबंधन है। 35 क्या है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है अनुच्छेद 35 में। तो यह जो 12 से लेकर जो 35 तक जो हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए थे, जिसके बेसिक नाम को हम लोग इस क्लास में देख रहे हैं। आने वाले क्लास में क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी से 1 बाय 1 जो है सभी अनुच्छेद को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद में बहुत सारे सब अनुच्छेद भी हैं और उसके बहुत सारे अपवाद भी हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैन ड्रॉन ऑनलाइन क्लास।